ओके बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज की क्लास बेसिकली हमारी एक वर्कशॉप है, पोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड क्लास है हमारी। और खासतौर पे इस क्लास का मकसद उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने डीएमबीएस और लॉ अटेम्प्ट किया था और उसके बाद वो रह गए। बदकिस्मती से आप कह सकते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट जो खासतौर पे इस वक्त लॉ में रहे हैं या बीएमबीएस में, वो 40+। मतलब ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि मेरे भी मेजोरिटी स्टूडेंट जो रह गए हैं, रिजल्ट 70-80% हमारा रहा इस बार अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी जो रहे हैं वो 40+ में रहे हैं। इसके अलावा भी मुझे जितनी क्यूरीज आई हैं 42-44 इसी में ही रहे हैं। तो लिहाजा आज की क्लास बेसिकली हमारी जो एजेंडा है, थोड़ा सा हम उसको शुरू में हाईलाइट कर लेते हैं, फिर हम उसी के ऊपर जो है वो इंशाल्लाह मूव करेंगे। सबसे पहले हमने आज देखा है कि सिलेबस चेंज क्या है लॉ के अंदर। कंपनी लॉ और बी लॉ स्प्लिट अप हो गया, आप सबको पता है। थोड़ा सा हम उसका पहले नंबर पे पेपर पैटर्न देखेंगे, उसके बाद हम जनाब जी सिलेबस चेंज देखेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस चेंज में अब 3 सब्जेक्ट बेसिकली आज हमारे फोकस में आएंगे। एक होगा हमारा एमएफए, एक होगा हमारा कंपनी लॉ, और साथ में एक होगा हमारा बिजनेस लॉ। आवाज क्लियर है पुत्र उमर? आप मुझे क्लियर कर दें इसमें कि आवाज क्लियर है या इसमें कोई डिस्टर्बेंस वगैरह है? अच्छा जी, तो हमने इन 3 चीजों को बेसिकली हमने ज्यादा डिटेल में आज देखना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम बात शुरू करें एमएफए के ऊपर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसकी छोटी सी हमने इसके ऊपर डिस्कशन करनी है, ननी मुनी थी। उसके बाद फिर हम जो है वो कंपनी लॉ और जो बिजनेस लॉ इसकी तरफ मूव करेंगे। अब इस क्लास का पर्पज क्या? हमें क्वेश्चन आता है ज्यादातर केसेस में कि भैया जी क्या है कि सर ओल्ड लेक्चर से काम चल जाएगा, पहला क्वेश्चन। तो वो आज आप खुद असेस कर लेंगे कि ओल्ड लेक्चर से काम चल सकता है या नहीं चल सकता, नंबर 1। नंबर 2, अगर लेक्चर लेने भी हैं तो किस हद तक ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बिजनेस लॉ की बात करूं तो इसमें जो पोर्शन ऐड हुआ है 30-35% का, वो एक सेपरेट पोर्शन है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पूरे उसमें हम चैप्टर वाइज भी चलेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मेजर चेंज नहीं हुई। तो स्टूडेंट खासतौर पर जिसके 40+ मार्क्स हैं, 43-44 पे, तो बहरहाल उसकी तैयारी इतनी है पड़ी कि सारी बुक के अगर लेक्चर वो नहीं भी लेना चाहता, सिर्फ उस पार्ट के लेक्चर ले ले तो वो ज्यादा अच्छी बात है। वो तैयारी कर सकता है अगर करना चाहे तो। ये हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे देखेंगे। इस तरह हम कंपनी लॉ को भी देखेंगे और आप खुद असेस करेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है, ताकि फिर आप भी उसके अंदर एनालाइज कर सके। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सर इस अटेम्प्ट में हमें लॉ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, बीएमबीएस रह गई है, एमएफए उठानी चाहिए नहीं उठानी चाहिए, और लॉ भी उठाना चाहिए, तो कौन सा उठाना चाहिए। तो आज हम इसको भी इंशाल्लाह आंसर करने की कोशिश करेंगे कंप्लीट जस्टिफिकेशन के साथ। तो लिहाजा साथ रहना है। ओके जी, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चन होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली पूछना चाहें, माइक ऑन करें और मेरे से पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। ये लाइव क्लास का एक शशका होता है कि आप किसी भी वक्त क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद अगर आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर, आप जिस ग्रुप में भी है वहां पे मेरा नंबर बहरहाल मौजूद है, जहां से लिंक आया ये, आप उस पर मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। चले मूव करते हैं सबसे पहले हम एमएफए की तरफ। हमारा जो एमएफए है बेटा, ये एक पूरा सब्जेक्ट ही चेंज हो गया। मतलब आप इसको कह सकते हैं 180 डिग्री पे शिफ्ट हो गया है, और इसकी बुक अपलोड हो चुकी है। अब जो बुक अपलोड हुई है उसके अंदर चंद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिसाल के तौर पे ये 2 चैप्टर हो गए हमारे, इकोनॉमी बिजनेस, और इसी तरह हम कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स वगैरह, ये वाला चैप्टर, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह, ये चैप्टर अभी तक अपलोड नहीं हुए। मतलब अभी इस पे टाइम लगेगा। आप खुद देखें कि पॉलिसी आई को बहरहाल 1 मंथ से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक इसके चैप्टर्स आ रहे हैं, पूरे नहीं है। तो लिहाजा इसका कंसाइज सिलेबस अभी तक कोई आपको नहीं दे सकता। हाँ, हम तो कब इस पे आपको पढ़ा सकते हैं जी, ये प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, लेकिन किस हद तक इंक्लूडेड है ये हम जो है वो इसके अंदर फिलहाल जो कहते हैं ना कंसाइज समरी बनाना, उस कंडीशन में नहीं है कि हम एक ऐसे ही जस्ट कहते हैं ना फॉर्मेलिटी के तौर पे या एक थोड़ा सा शोखा बनने के चक्कर में आपको दे दें, इस तरह नहीं होगा। तो लिहाजा इसके अभी तक चैप्टर अपलोड नहीं हुए। अब क्वेश्चन है कि सर इसमें ओल्ड कितना है, तो पुत्र ओल्ड जो है ना वो 5-6% है, सारा कुछ नहीं है। मतलब ये पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड बिजनेस, आप सोच रहे होंगे ये पॉलिटिकल फैक्टर्स वगैरह और वो चीज होगी, नहीं बेटा, वो चीज कुछ और थी। ये बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसके अंदर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह डिस्कस की गई हैं, हमारे जो जीडीपी रेट्स, ग्रोथ, इस तरह हमारी पर कैपिटा इनकम, ये चीजें, पॉलिसीज जनरल जिया के दौर की, भुट्टो के दौर की। तो ये पूरा एक हिस्टोरिकल चैप्टर है बेसिकली। ये पॉलिटिकल चैप्टर अगर हम आप उसके साथ मिक्स कर रहे हो कि हमारे जो पॉलिटिकल फैक्टर्स वगैरह होते थे, ये उसमें नहीं है। इस तरह इकोनॉमिक एंड बिजनेस ये भी टोटल नया है। उसके बाद ये 2 जो चैप्टर हैं ये आईटी वाले चैप्टर है। अब ये क्वेश्चन के ये पुराने वाले नहीं बेटा, पुराने वाले इसके अंदर बहुत ही मिनिमम सा है, वो बहुत बेसिक सा चैप्टर हुआ करता था। ये आपसे हार्डवेयर याद करा लिए, सॉफ्टवेयर याद करा लिए,
स्टोरेज डिवाइसेस की डेफिनेशन है, मुख्तलिफ डेफिनेशन थी ये सिस्टम की, नहीं अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर आईटी का है। और ये एक अच्छी चीज है कि सिर्फ बेसिक लेवल की आईटी यार हर किसी को पता है कि बच्चा जो 20 साल का हुआ बैठा है, अब तो हर किसी को पता है ना। हाँ, हमारे दौर में नहीं होता था पता, हमारे पास तो कंप्यूटर ही जाके 2014-15 में आए थे, लैपटॉप 16-17 में शायद हमें मिला था, हमें इन चीजों का आइडिया नहीं था। लेकिन आज की नस्ल खासतौर पर आप बहुत है वो एडवांस है। तो लिहाजा इसमें पहली बात, ये चैप्टर तकरीबन 5 to 10% ओल्ड है, लेकिन बाकी टोटल नया है। दूसरे नंबर पे ये चैप्टर काफी हैवी है। अगर आप इसको कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं कहूंगा ये थोड़ा सा उससे भी हैवी हो जाएगा। इसके अंदर काफी कुछ एक्स्ट्रा है और मुख्तलिफ डायमेंशन हैं इस चैप्टर की, इस सब्जेक्ट की, कि आप किसके अंदर कॉस्टिंग टेस्ट होनी है, आप किसके अंदर मैनेजेरियल एनालिसिस वगैरह, वो जो बीएमबीएस का पार्ट था वो इसके अंदर डिस्कस होना है। इसी तरह क्यूएम का इसके अंदर कुछ पोर्शन आना है, कुछ पोर्शन इसके अंदर बीएफडी का शामिल है, कुछ पोर्शन इसके अंदर बहरहाल अकाउंटिंग भी शामिल है। तो लिहाजा ये एक मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट है और काफी लेंथी सब्जेक्ट है। अब मेरे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिनका इस बार बीएमबीएस रह चुका है और वो एमएफए को पिक करने का कंफ्यूज है कि करें या ना करें, तो उनके लिए मेरा एक सस्ता सा और क्या कहते हैं एक जनरल एनालिसिस है कि इस अटेम्प्ट में एमएफए को ड्रॉप कर दें, इसको ना करें। उसकी वजह कि भाई ये नहीं कहा जा सकता कि जो आपने बीएमबीएस दिया हुआ है तो भूल जाएगा सारा, भाई वो तो सारा बुलाना पड़ना है आपको, वो तो रहा ही नहीं है, उसका करना क्या है आपने। तो ये एक नया सब्जेक्ट है। दूसरे नंबर पे आप इस पर ट्राई करें अगर कॉस्टिंग देख सकते हैं। उसकी क्या वजह है, इसका अभी तक कंप्लीट सिलेबस मौजूद नहीं है। इसको पढ़ाते 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 अब नवंबर जो है वो आपके सामने मिड हो गया है, दिसंबर के मिड तक या उसके बाद तक जाके इसका सिलेबस कंप्लीट होगा। और बहरहाल इसका कोई हमारे पास पास पेपर भी मौजूद नहीं है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कि आई कैप जो है वो किस लेवल पे जाके टेस्टिंग कर सकता है। देखो मैं ये नहीं कहता कि हमें पता नहीं है, बेसिकली हम पढ़ा सकते हैं, हम आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो ना, एक बात है, जब ये बुक्स नहीं आई थी 2016 की पॉलिसी से पहले बुक्स नहीं हुआ करती थी आई कैप की, तो हमें 6-6, 7-7 बुक्स पढ़नी पड़ती थी और हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करते थे और तब पासिंग रेशियो भी कम हुआ करती थी। वजह कि भाई हमारे पास एक जस्ट आउटलाइन हुआ करती थी और टीचर जो है वो एक बुक पढ़ाई, टीचर ने पढ़ा दी, ठीक है टीचर एक बुक से पढ़ा रहा है, लेकिन बहरहाल हम किसी और कॉलेज के स्टूडेंट से मिलते थे, जी कहाँ से पढ़ रहे हो, हम फलानी बुक से पढ़ रहे हैं, उनको बैठ के कंपेयर किया, यार इसके अंदर तो ये टॉपिक है, हमारे में तो नहीं है, क्या पता ये ना आ जाए, वो बुक भी साथ कर लो, वो भी साथ कर लो। सेम ये कंफ्यूजन आपको इसमें एमएफए में क्रिएट होगी इस अटेम्प्ट में कि भैया एक टीचर की बुक कुछ बोल रही होगी, दूसरे कुछ बोल रही होगी, सिर्फ एक आउटलाइन के ऊपर जो सिलेबस कंफाइंड होगा। तो लिहाजा इसको फिलहाल इस अटेम्प्ट में आप ड्रॉप ही रखें तो ये एक सबसे बेस्ट मशवरा। ठीक है, ये हमारी आज की टोटल एमएफए की डिस्कशन है। उसके बाद अगर हम मूव करें अपने बिजनेस लॉ के ऊपर, अपने लॉ के ऊपर कि भैया जी इसके अंदर क्या एडिशन हुई है, क्या डिलीशन हुई है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, थोड़ा सा पेपर पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं कि भैया पेपर पैटर्न में क्या चेंज है। उसके बाद हम चैप्टर वाइज मूव करेंगे कि किस चैप्टर के अंदर कितनी एडिशन है, कितनी डिलीशन है, कितना टॉपिक उसके अंदर ऐड हुआ है, और फिर एट द एंड में आपको ये भी गाइड करूंगा कि भैया आप कितने पे फेल हुए हैं, क्या पेपर उठाना चाहिए, लॉ कौन सा देना चाहिए, एक देना है या दोनों देने हैं, ये सब चीजें जो है वो इंशाल्लाह आपको आज इस वीडियो में हम आज इस क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। आप अपने क्वेश्चन है वो तमाम संभाल के रखें, साथ साथ करना चाहते हैं आप करें, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लास के बाद आप अगर एंड पे करना चाहते हैं तो उसका भी कोई इशू नहीं है। बाद में आप ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगी तो वहां पे भी आप करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं। सबसे पहले हमारा इंशाल्लाह पोस्ट रिजल्ट बैच जो होगा दोनों लॉज का, टैक्स का, एमएफए नहीं होगा, इन दोनों का जो होगा वो मैं क्योंकि खुद भी नहीं कर रहा, क्यों बच्चों को मुफ्त में एक लारे में लगाया जाए, एनरोलमेंट लेनी है तो वो ले ली जाए, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है, मैं इसमें खुद भी नहीं जा रहा। तो लिहाजा हमारा वेडनेसडे से इंशाल्लाह रेगुलर बैच स्टार्ट होगा। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन पे आ जाते हैं। अगर बात की जाए पेपर पैटर्न की तो बेटा पहले ही होता था कि 50 कंपनी लॉ, 50 बिजनेस एम लॉ जिसको बिजनेस लॉ कहा जाता है, एम लॉ का पोर्शन होता था प्लस 30 नंबर के जो एक पेपर पैटर्न था उसके अंदर 30 नंबर के एमसीक्यूज और 70% जो था बाकी पोर्शन होता था। तो अब उसको स्प्लिट अप कर दिया एज इट इज कि पेपर दोनों के 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन अब जो एमसीक्यूज हैं वो 15 मार्क्स के अंदर शामिल होंगे। 15 मार्क्स जो होंगे वो बी लॉ के होंगे, 15 मार्क्स ही सी लॉ के एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, उसके बाद अगर मूव करा जाए आगे थोड़ा सा तो देखते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं बी लॉ के चैप्टर वाइज हम देखते हैं। तो टोटल चैप्टर जो है वो इसके तकरीबन 18 बना दिए गए हैं। अच्छा, अब मैं एक इफेक्टिव बात करूं कि पूरा पहले जो ये एक टॉपिक होता था, अगर यहां तक हम चलें तो यहां तक पहले 15 चैप्टर्स का जो टॉपिक था वो मुश्तमिल था 50 मार्क्स के ऊपर बेस कर रहा था। ठीक है, मैं आपको एक जस्टिफिकेशन दे रहा हूं, थोड़ी सी लॉजिकल चीज, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले ये 15 चैप्टर 50 मार्क्स के थे। क्या किया गया,
उसके अंदर ये 3 चैप्टर मजीद ऐड किए गए और इसको 100 मार्क्स का कर दिया गया। माशाल्लाह, चलें जी, अच्छी बात है। थोड़ा सा और देखते हैं। इन 15 चैप्टर के टोटल पेजेस हैं 259। ठीक हो गया। जो नए पेजेस ऐड हुए हैं वो हुए हैं ऑलमोस्ट 20, 21, 22 कह सकते हैं आप इसको इफेक्टिवली अगर बात की जाए 22। और अगर हम इनके नोट्स बनाए तो ये 6 से 7 पेजेस के नोट्स बनेंगे इनके। लेकिन वेटेज इसका कहां से गया? 20 पेजेस ऐड हुए। वेटेज कहां से कहां शिफ्ट हुआ? 50 से डायरेक्ट 100 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्टनरशिप को एक्स्ट्रा वेटेज दे दिया, थोड़ा सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्स्ट्रा वेटेज दे दिया, आपने दे दिया। लेकिन क्या उसके अंदर इतनी चेंज भी हुई है? क्वेश्चन है कि क्या इतना चेंज भी हुआ है? मैं मिसाल के तौर पे अगर आप पार्टनरशिप को लें, 11, 12, 13 3 चैप्टर उसके कर दिए और पहले इसका 10 नंबर का वेटेज था, अब इफेक्टिवली अगर कहें तो 15 नंबर का उसको कर दिया। भाई क्या 5 नंबर की चीज उसके अंदर ऐड हुई है? क्या इसको जस्टिफाई करते हैं? नहीं बेटा। अब हम चलते हैं चैप्टर वाइज और देखते हैं कि इनमें क्या मसला है। चैप्टर 1 के अंदर बेटा छोटा सा एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसके अंदर 4-5 सिनेरियो थे लेजिस्लेशन प्रोसेस के कि वो उसके अंदर थोड़ी सी ऐसे ना मतलब एक आधी अमेंडमेंट है 1-2 लाइनों की। इसके अलावा चैप्टर 1 में कुछ नहीं है, टोटल सेम डिटू सेम है। और इसका वेटेज जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, मेरे ख्याल में 5 से 8 नंबर का कर दिया गया। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होता था, उसमें बेटा कुछ एक्सप्लेनेशन डिलीट कर दी गई है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन कि सर क्या चैप्टर की तरतीब भी वही है? नहीं बेटा, चीजें ऊपर नीचे हुई हैं। कुछ पहले दूसरे चैप्टर की चीजें तीसरे की दूसरे में डाल दी, दूसरे की तीसरे में डाल दी, लेकिन एडिशन या डिलीशन नहीं हुई। मतलब एडिशन नहीं हुई। अगर एडिशन है तो मैं आपको बता दूंगा, डिलीशन है तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, रिस्ट्रक्चरिंग पूरी बुक में भी है। कुछ चीजें जिस तरह अगर आप पार्टनरशिप की बात करें तो उसके 3 चैप्टर कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी इंशाल्लाह शाम तक। जिस तरह पार्टनरशिप के 3 चैप्टर कर दिए गए, तो क्या भाई उसके अंदर कोई बहुत लंबी चीज ऐड हुई है? नहीं पुत्र, कुछ भी ऐड नहीं हुआ। अच्छा, तो चलते हैं सर, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी स्टूडेंट की तरफ से क्यूरी आ रही है। जी जी बिल्कुल मिल जाएगी इंशाल्लाह, ये अभी यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो रही है इस टाइम क्लास। अच्छा, उसके बाद सम एक्सप्लेनेशन, थर्ड चैप्टर था, उसके अंदर भी कुछ क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन। जिस तरह हम पहले देखते थे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हर एसेंशियल का तकरीबन सेपरेट चैप्टर था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है। अब सिर्फ 1-2 एसेंशियल है जिनका सेपरेट चैप्टर कर दिया। जिस तरह फ्री कंसेंट था, उसका एक सेपरेट चैप्टर है। इस तरह कॉन्सिडरेशन से रिलेटेड है, उसका एक सेपरेट चैप्टर है। लेकिन वो 2-2 पेजेस के, 1-1 पेजेस के कुछ भी उसके अंदर मतलब मेजर पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है। तो लिहाजा पहले चैप्टर के अंदर थोड़ी सी चेंज, दूसरे के अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन डिलीट हुई है, तीसरे के अंदर भी कुछ एक्सप्लेनेशन डिलीट हुई है। बाकी किसी चैप्टर के अंदर कोई चेंज नहीं है। रिस्ट्रक्चरिंग है, कोई सिलेबस ऐड नहीं हुआ, कोई सेक्शन डिलीट नहीं हुआ, एक्सप्लेनेशन उड़ाई है, काफी सारी उड़ाई है। इस तरह जो चैप्टर तकरीबन 10 है, जो एजेंसी वाला हमारा चैप्टर हुआ करता था और काफी लेंथी चैप्टर हुआ करता था, उसको काफी हद तक उड़ा दिया गया है। मतलब उसमें जो एजेंट्स के राइट्स, लायबिलिटीज वगैरह वो चीजें थी ना, वो खत्म कर दी गई है। उसकी रीजन समझ भी आती है, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप में आगे चल के फिर हमने वही राइट्स एंड लायबिलिटीज पार्टनर के देखने, और पार्टनर भी तो दूसरे के एजेंट ही होते हैं। तो बेसिकली वो सारे एजेंसी वाले राइट्स जो हैं वो उसके अंदर आ जाते थे, एजेंट वाले, तो उसके अंदर तो उसको डिलीट कर दिया गया है। तो यहां तक अगर समराइज करें चैप्टर 10 तक, तो डिलीशन बहुत हुई है, एडिशन नहीं हुई। हाँ, सेक्शन कोई डिलीट नहीं हुआ, सिवाय अगर हम करें एजेंट के राइट्स एंड लायबिलिटीज के अलावा। बाकी एक्सप्लेनेशन काफी हद तक रिमूव कर दी गई है इसमें से। पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप को स्प्लिट अप करके 3 चैप्टर्स में डाल दिया गया है, और उसके अंदर एक 2 लाइनों का ये टॉपिक ऐड हुआ है, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी। पार्टनरशिप के अंदर एक छोटा सा 2 लाइनों का टॉपिक ऐड हुआ है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी पार्टनरशिप किसी बैंक से लोन लेती है और इन रिटर्न अपने प्रॉफिट में उसको शेयर देती है, तो क्या ये पार्टनरशिप हो जाएगी? पार्टनरशिप और लोन बैंकिंग के दरमियान। तो ये एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है। इस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हमने इंटरेस्ट ऑन एडवांस देखा हुआ था या लोन देखा हुआ था, या इस तरह हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ था कि अगर कोई पार्टनर लीव करके जाता है फर्म को, तो उसका अगर वो एक तो उसके पास राइट था कि वो अपना हिस्सा लेके चला जाए, अगर वो हिस्सा लेके नहीं जाता तो फिर उसको एक इंटरेस्ट मिलता था या प्रॉफिट मिलता था, इन दोनों में से चूज करना होता था। तो वो तो ऑलरेडी शामिल था। लेकिन अब कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट का एक छोटा सा टॉपिक जो है 2-3 लाइनों का, ये इसके अंदर ऐड हुआ है। इस तरह होल्डिंग आउट में, जो होल्डिंग आउट का कंसेप्ट है, उसके अंदर 2-3 लाइन थोड़ी सी ऐड हुई है, इसके अंदर एडिशन हुई है, मेजर चेंज कोई नहीं है। चेक के अंदर अगर बात की जाए, 14वां चैप्टर बिल्कुल सेम है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया। चेक का जो चैप्टर है वो सेपरेट कर दिया गया। प्रोविजरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज वो एक ही चैप्टर में रखे गए हैं, जो कि चैप्टर 14। उन दोनों में तो कोई चेंज नहीं है भाई, बल्कि
हाँ, अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप के अंदर थोड़ी सी पीछे, तो पहले हम पढ़ते थे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटर और वो को ओनरशिप के साथ पार्टनरशिप का डिफरेंस। तो सिर्फ को ओनरशिप के साथ जो है पार्टनरशिप का डिफरेंस मौजूद है, बाकी दोनों उड़ा दिए गए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें 14वें चैप्टर की, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आता है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, इन दो के अंदर कोई चेंज नहीं हुई। 15वां चैप्टर जो है ये चेक के ऊपर है, तो चेक के अंदर थोड़ा सा एक जगह पे जाके चेंज हुई है। एक छोटा सा टॉपिक जो है वो एक दो वो छोटे छोटे ऐड हुए हैं, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एज असाइनमेंट ऑफ फंड टॉपिक, ये छोटा सा एक टॉपिक है, मतलब 3-3, 4-4 लाइनों के ये टॉपिक हैं, दो इसके अंदर मजीद ऐड हुए। उसके अलावा 16, 17, 18 ये 20 पेजेस के 3 चैप्टर टोटल न्यू ऐड हुए हैं। अब क्वेश्चन है कि सर पेपर उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए। देखो बेटा, तमाम वो स्टूडेंट जिनका पेपर खासतौर पे 40 से अबव रह गया है, मेरी ओपिनियन के अंदर उनको दोनों उठा लेने चाहिए, बिजनेस लॉ भी और कंपनी लॉ भी। वेट करें क्यों? सबसे पहली बात बच्चे देखो कि अगर आप देखो जो नया ऐड हुआ है वो बमुश्किल 20 पेजेस, मतलब अगर हम इसको वेटेज पे भी करें तो 20 to 30% वेटेज बनता है। और मार्क्स कितने इंक्रीज हुए हैं? 50%। तो पहली बात तो ये है कि बेटा ये एडिशन इन मार्क्स को जस्टिफाई नहीं करती कि आप 20 पेजेस बढ़ा के 50 पेपर बढ़ा। तो जहां तक मेरी अपनी गट फीलिंग कहती है कि आने वाले अटेम्प्ट्स में इसके अंदर सप्लीमेंट के थ्रू अच्छा खासा सिलेबस ऐड होने वाला है। क्यों? आप सबको पता है कि ये स्कीम कितनी जल्दबाजी में आई। तो भाई टेन्योर खत्म हो रहा था, इलेक्शन होने वाले थे, उन्होंने कहा जाते जाते हम भी कोई चंद चढ़ा दें, तो उन्होंने अच्छा खासा एक चंद चढ़ा दिया। लिहाजा ये चंद चढ़ने के चक्कर में हमारे चंद चढ़ गए हैं। तो लिहाजा ये वाले जो 3 चैप्टर ऐड हुए हैं बेटा, ये 50 नंबर को बहरहाल जस्टिफाई नहीं करते। क्यों? हम कहेंगे जी थोड़ा सा उन्होंने पार्टनरशिप को ज्यादा वेटेज दे दिया, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ज्यादा वेटेज दे दिया, तो ये बात नहीं समझी जा सकती क्योंकि उसके अंदर कोई एडिशन नहीं। उसके बाद अगर आप इसका वेटेज देखेंगे स्कीम के अंदर, तो इस पोर्शन का वेटेज उन्होंने बताया क्या बताया, 35 to 55। मतलब नॉर्मली वेटेज क्या होता है, 10 से 15 मार्क्स, 5 से 8 मार्क्स, ये 19-20 के गैप के साथ। भाई 35 से 55 का वेटेज दे रहे हो, ये 19-20 का तो नहीं है, ये 19-59 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो लिहाजा भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? बहरहाल सप्लीमेंट ऐड होने हैं तो इसका सिलेबस बढ़ेगा। अब जो स्टूडेंट पुराने हैं उनको भाई ये वाले 15 चैप्टर तो याद ही हैं, 3 चैप्टर सेपरेटली उनको करने पड़ने हैं। अब क्वेश्चन के सर हमें लेक्चर लेने चाहिए। देखो बेटा, अगर आप 40 प्लस पे डिलीट हुए तो सारे लेक्चर लेने की जरूरत नहीं। आप बाकी पुराने लेक्चर से भी ये पिछले वाला सारा कवर कर सकते हो, पुराने नोट्स से कर सकते हो, पुरानी बुक से कर सकते हो। ये 3 चैप्टर जो है इनके आपको लेक्चर लेना जरूरी है। क्यों? ये टोटल डिफरेंट चीज है, आपको इसके लेक्चर भी नहीं मिलेंगे और ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसमें कहानियां सुनाने वाली, खासतौर पर मैं तो इसके अंदर सदर जरदारी और नवाज शरीफ और इसाकदार, इनकी चंगी भली मैं आपको ये स्टोरियां इसके अंदर सुनाने वाला हूँ। खासतौर पर हुदैबिया पेपर मिलकर हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि ये क्या चल रहा है, ये टीटीओ वाला जो सिलसिला होता है ये क्या है, जो फेक अकाउंट्स ओपन होते हैं इनका क्या इश्यू है, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ लेना देना वगैरह। तो लिहाजा ये चीजें जो है हम इन चैप्टर के अंदर, तो भैया हमारा इसलिए स्पेसिफिकली है कि भाई पोस्ट रिजल्ट बैच हमारे जो है वो इस सीक्वेंस से स्टार्ट होंगे कि अगर कोई स्टूडेंट इन 3 लेक्चर्स को 3 चैप्टर्स के लेक्चर लेना चाहता है तो सिर्फ इन 3 की एनरोलमेंट कराए। जाहिर सी बात है एक मिनिमम फीस होगी, बाकी अगर सारे भी लेना चाहता है तो कोई मसला नहीं, वो आप सब में भी करा सकते हैं। असेसमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, मैंने आपको चैप्टर वाइज गाइड कर दिया है कि भाई कहाँ पे कितनी चेंज आई है। ठीक है, आप खुद असेसमेंट करें, पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अन्यथा इमोशनल होके जाए जनाब जी सारे लेक्चर फिर से लें। उल्टा एक मैं कहता हूं कि गलत बात है कि अगर आपको पहले याद है 40 प्लस से आप गए और सारे लेक्चर फिर से लेंगे तो ये उल्टा आपको नुकसान दे सकता है। ठीक है, ये एक मेरी अपनी आपके साथ थोड़ी सी भाइयों वाली जो है वो हमारी डिस्कशन। तो ये हमारा बेटा जी बिजनेस लॉ की स्टोरी है। तो बिजनेस लॉ तो भाई आपने उठाना है। उसके बाद अब हम मूव करते हैं कंपनी लॉ के अंदर। तो बेटा कंपनी लॉ के अंदर जो चैप्टर ऐड हुए या टॉपिक ऐड हुए, बेसिकली 2 मेन चैप्टर ऐड हुए, एक हमारा मॉर्टगेज वाला, एक वाइंडिंग अप वाला। मॉर्टगेज और चार्जेस जो है वो हमारा 2019 से पहले तक था। ये सप्लीमेंट जब आया मॉर्टगेज चार्जेस एक बड़ा मेजर सप्लीमेंट आया था, उसको बीच में से उड़ा के रख दिया गया था, वो दोबारा इंक्लूड कर दिया गया। तो वो तकरीबन 7-8 पेजेस का चैप्टर है, एक वो चैप्टर ऐड हुआ है। और एट एंड एक वाइंडिंग अप का पोर्शन जो है वो ऐड हुआ है। जो पूरे चैप्टर ऐड हुए, मतलब जो पूरे चैप्टर ऐड हुए हैं वो 2 हैं। वाइंडिंग अप वाला भी बहरहाल इतना ही है जितने इसके पेजेस हैं और वो भी बड़ा मजे का इंटरेस्टिंग है। हम उसके अंदर कोर्स डिस्कस करेंगे, कैसे वाइंडिंग अप होती है, तरीकाकार क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, और हो सकता है हम इंशाल्लाह किसी प्रैक्टिकल केस स्टडी को जो हमारा रिसेंटली अभी हाई कोर्ट ने किसी कंपनी को वाइंड अप किया हो तो हम उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे सारा कुछ उसके अंदर क्या होता है। अच्छा जी,
उसके बाद इसके अंदर चैप्टर वाइज चेंजेस अच्छी खासी हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि हर चैप्टर में मिनिमम ही नहीं तो 4 to 5% एडिशन हर चैप्टर के अंदर हुई है सिलेबस की। मेजर एडिशन जो हुई है बेटा वो एक तो हुई है हमारे डायरेक्टर्स वाले चैप्टर के अंदर, जो डायरेक्टर मैनेजमेंट हम पढ़ते होते थे। हाँ, रिस्ट्रक्चरिंग हुई है, कुछ चीजें सेपरेट कर दी गई हैं। डायरेक्टर वाले चैप्टर के अगर मैं कहूँ तो 2 चैप्टर कर दिए गए हैं। मीटिंग वाला चैप्टर तकरीबन सेम है, उसके अंदर कोई खास चेंज नहीं है। चैप्टर 1 के अंदर जो चीजें ऐड हुई हैं ये डेफिनेशन है, सारी डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी नई डेफिनेशन ऐड हुई है। तो क्रेडिटर और बॉन्ड 2 लाइनें इसकी ऐड हुई है। फॉरेन कंपनी 2 लाइनों की डेफिनेशन इसकी ऐड हुई है। पब्लिक सेक्टर कंपनी 4 लाइनों की डेफिनेशन इसकी ऐड हुई है। ऑड सब्सिडरी, तो ये सब्सिडरी कंपनी के बाद आता था, ऑड नहीं ये फुली ऑड है, बेसिकली मिस प्रिंटिंग है। फुली ऑड सब्सिडरी, सब्सिडरी से अगली छोटी सी डेफिनेशन 3 लाइनों की ऐड हुई है। एससीसीपी हमारे पास पहले शामिल था, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन और ऑफिस, एससीसीपी के ऑफिस की डेफिनेशन 2-2, 3-3 लाइन्स की चेंज ऐड हुई है। इस तरह वोटिंग राइट्स ये एक डेफिनेशन ऐड हुई है, और इस तरह ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज अ कंपनी की एक्सेप्शन ऐड हुई है। बेसिकली तो ये पूरा टॉपिक ही ऐड हुआ है। हमें पता था कि कोई भी कंपनी जो है अगर उसके पार्टनरशिप, हम पार्टनरशिप में देख चुके थे 20 मेंबर मैक्सिमम होते हैं, तो लिहाजा अगर कोई पार्टनरशिप 20 मेंबर से बढ़ती है तो उसे कंपनी रजिस्टर करानी थी, तो लिहाजा उसकी एक्सेप्शन वगैरह भी इसके अंदर, तो ये तकरीबन 7-8 लाइनों का एक टॉपिक जो है वो ऐड हुआ है। अब बेटा देखो कंपनी लॉ के अंदर ना लाइंस नहीं मैटर करती, मतलब ये कितने लाइन का टॉपिक है, कितने वेटेज का टॉपिक है। इसके अंदर बेटा अगर एक लाइन भी कहीं पे चेंज हुई ना तो उसके ऊपर पूरा केस स्टडी आ सकता है, पूरा का पूरा केस स्टडी आ सकता है। और अच्छा मजे की बात मैं आपको एक और बताऊं, पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो इस अटेम्प्ट में उन्होंने टॉपिक नहीं है एक्सप्लेनेशन ऐड की हैं, लेकिन उसको क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में पूछ चुके हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम होल्डिंग आउट में बात करें, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड साइलेंट रिप्रेजेंटेशन लास्ट सिलेबस में नहीं थी, और इसी तरह इंप्लाइड या एक्सप्रेस ये भी नहीं था। हाँ ये एग्जाम्पल्स में मौजूद था, बुक की एग्जाम्पल्स में मौजूद था, स्पेसिफिकली कंटेंट में नहीं था। तो लिहाजा वो इस बार सिलेबस के अंदर ऐड कर दिया है कि आपने, कि आप ये ना कहें कि सर जी आउट ऑफ द सिलेबस कोई चीज आ रही है, आउट ऑफ द वर्ल्ड आ सकती है पुत्र, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आ सकती। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा चैप्टर 1 का केस है, मतलब 4%, 5% का आप एज दें, इसके अंदर चीजें ऐड हुई हैं, रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई, कुछ टॉपिक दूसरे चैप्टर के पहले में ऐड किए गए हैं, मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल की चीजें काट कर इसके अंदर ऐड की गई हैं, वो नई नहीं है, वही ओल्ड ही है। चैप्टर 2 पे चलें, कोई मेजर चेंज नहीं है। अच्छा हम एक काम करते हैं, हम साथ साथ देखते चलते हैं कि ये चैप्टर हैं भी कौन कौन से। हमारा सी लॉ ये रहा, मॉडल पेपर देख लिया गया है। हम इसके साथ साथ ये भी देख लेना कि क्या सिचुएशन चल रही है। ओके ओके, तो चैप्टर 2 जो है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, ये हमारा एज इट इज वैसे जो पुराना था उसी के अंदर ही शामिल है। चैप्टर 3 जो हमारा डायरेक्टर का चैप्टर है, इसके अंदर क्या चेंज हुई है? हाँ इसके अंदर थोड़ी सी चेंज मटेरियल हुई है, अगर मैं कहूँ तो 10 to 15% इसके अंदर एडिशन है। मिसाल के तौर पे पहले, अच्छा ये पहले वाली चेंज है, एडिशन नहीं है। पहले था पावर ऑफ डायरेक्टर, जिसके अंदर हम पढ़ते थे डायरेक्टर ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि पावर ऑफ बोर्ड कर दिया गया उसको, तो क्यों डायरेक्टर इंडिविजुअली कोई फैसला नहीं ले सकते। ये स्टेटमेंट या एक हेडिंग गलत थी, क्यों? कलेक्टिवली डायरेक्टर को बोर्ड कहा जाता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये पहले था, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चीजें मजीद ऐड हुई हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डिटेल में ऐड हुआ है। मैनर ऑफ सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ये तकरीबन 4 से 5 लाइनों का टॉपिक जो है, डाटा बैंक वाला पहले भी था, अब थोड़ा सा मजीद इसको ऐड किया गया है। इलेक्शन प्रोसेस एंड कंसेंट ये टोटल नया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी नया टॉपिक ऐड हुआ है। डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम ये भी सारा नया टॉपिक ऐड हुआ है। और इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी एंड डिस्क्लेमर बाय द इंस्टीट्यूट ये भी नया टॉपिक ऐड हुआ है। तो ये टॉपिक जो है ना वो तकरीबन 10 से 15 नंबर का वेटेज, 15% वेटेज चैप्टर के अंदर एडिशन मालूम होती है। उसके बाद अगर हम चैप्टर 5 की बात करें, शेयर कैपिटल वाला, तो ये तकरीबन सेम, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। इसी तरह अगर हम चैप्टर 6 की बात करें, प्रोस्पेक्टस वाला, तो ये तकरीबन सेम है। इस तरह कंडीशन फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का एक टॉपिक था, हमें पता याद है कि उसके अंदर कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़नी होती थी कि भाई शेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो वगैरह वगैरह। तो उसकी कुछ एक्सेप्शन जो हैं ये 3-4 लाइनें इसके अंदर ऐड हुई हैं। चैप्टर 7 मॉर्गेज एंड चार्जेस, 7 से 8 पेजेस का चैप्टर पूरे का पूरा नया ऐड हुआ है। मतलब इसका और नहीं तो 5 से 8 नंबर का इस चैप्टर का वेटेज मस्त है। इसमें से क्वेश्चन तकरीबन लाजमी आएगा, इस अटेम्प्ट में तो लाजमी आएगा ना, अगले अटेम्प्ट का बेशक पता नहीं, जो भी हो इस अटेम्प्ट में जो चैप्टर नए ऐड हुए हैं उनका काफी हद तक चांस है कि इनमें से जो है वो क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद आगे मूव करें चैप्टर 8।
चैप्टर 8 हमारा कोर्स है भाई मीटिंग एंड रेजोल्यूशन। तो मीटिंग एंड रेजोल्यूशन काफी लेंथी चैप्टर था हमारा, लास्ट टाइम एक अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर था, इस बार भी तकरीबन उतना ही वेटेज वाला है। लेकिन इसके अंदर सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन कंपनी एंड इट्स ऑफिसर, पहले था कि भैया जी कंपनी की जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, मतलब हम पढ़ते थे कि नोटिस, नोटिस जो था वो किसको जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। अब ये उसी नोटिस वाले टॉपिक में ही एक पहले छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है कि कंपनी के ऑफिसर्स वगैरह के ऊपर किस तरह डॉक्यूमेंट एक कंपनी दे सकती है नोटिस, या उसके ऑफिस को कैसे डॉक्यूमेंट जा सकती है कंपनी की, बाकी भी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक उसी नोटिस वाले के ऊपर डाला गया। इस तरह वेन नोटिस बाय पोस्ट टू बी डीम इफेक्टिव, तो पहले हमारे पास होता था कि नोटिस को भेजने के तरीकाकार थे, हमने कहा था रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दो, हमने कहा था पर्सनल डिलीवरी से, एक्सेप्टेंस से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से, या किसी भी स्पेसिफाइड मोड से जो है वो आप नोटिस भेज सकते हो। लेकिन अब ये एक छोटी सी 3 लाइनें ऐड हुई है कि अगर आप किसी को रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो, तो अब आपको तो पता नहीं है ना कि भाई नोटिस उसके पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो लॉ कहता है कि भाई अब ये कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है कि इंश्योर करे कि नोटिस उस तक पहुंच गया है, बल्कि क्या है कि अगर आपने प्रॉपर एड्रेस डाल दिया जो उस बंदे ने दिया था, प्रॉपर सारा कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करके रजिस्टर्ड पोस्ट में डाल दिया, तो कंपनी की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है। ज्वाइंट होल्डर के केस में नोटिस किसको जाना चाहिए, ज्वाइंट शेयर होल्डर है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नोटिस कब जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, ये उसकी डिटेल है। और इस तरह बॉडी कॉर्पोरेट एज अ क्रेडिटर, तो ये पहले था सही टॉपिक, लेकिन इस हेडिंग के साथ नहीं था और इस सेंस में भी नहीं था कि बॉडी कॉर्पोरेट अगर कोई दूसरी कंपनी जो है वो क्रेडिटर है तो उसको नोटिस वगैरह कैसे जाने मीटिंग में, जारी बात है क्रेडिटर को भी इन्फॉर्म करना होता है बाजू का। उसके बाद चैप्टर 9 डिविडेंड वाला है, मैनर ऑफ पेमेंट, जनरल रूल्स कुछ इसके अंदर ऐड हुए हैं। इतना पावर टू क्लोज रजिस्टर, हमने पढ़ा था कि भाई कंपनी रजिस्टर क्लोज करती है डिविडेंड इशू करने से पहले, क्यों कि भाई इस चीज को एनालाइज किया जा सके कि कौन से शेयर होल्डर जो है वो इस डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल हैं या किन किन का ये बनता है। तो लिहाजा फिर क्या होता था, क्योंकि कंपनी के डील बेसिस पे शेयर सेल परचेज हो रहे होते हैं, तो वो फिर शेयर रजिस्टर क्लोज कर दिया जाता था। तो इसकी थोड़ी सी गाइडलाइंस ऐड हुई हैं, 7-8 लाइनें मजीद इसके अंदर फर्दर ऐड हुई हैं, गाइडलाइंस ऐड हुई हैं कि भाई कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, तरीकाकार क्या है, कितने दिन पहले करना है, नोटिस देना है या नहीं देना, ये चीजें इसके अंदर थोड़ी सी ऐड हुई हैं। इस तरह चैप्टर 10 की अगर बात की जाए तो हम पहले ये पढ़ चुके थे, डायरेक्टर्स वाले में ही पढ़ते थे कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर जो है वो अपना डिस्क्लोजर दे, लेकिन इस बार जो है वो डायरेक्टर्स के साथ और दूसरे ऑफिसर्स की भी बात ऐड कर दी गई है। अब फिर बात वही है कि भैया एमसीक्यूज था हमारी पिछली अटेम्प्ट में कि ऑफिसर जो है वो अपना डिस्क्लोजर इंटरेस्ट डिस्क्लोज करेंगे कि नहीं करेंगे, जबकि सिलेबस में हमारे सिर्फ डायरेक्टर का था। तो अब ऑफिसर का भी उसके अंदर ऐड हो गया है, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वगैरह। तो अब वो चैप्टर जो था कि भाई कंपनी किसी और के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वो वाला टॉपिक, और इसी तरह डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टर या ऑफिसर, ये वाले टॉपिक जो है उनको एक और चैप्टर में कंबाइन कर दिया गया है, जिसको चैप्टर 10 कहते हैं। तो डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नया टॉपिक है। रिलेटेड पार्टी कौन कौन सी होंगी, हमने एसोसिएटेड कंपनीज वगैरह पढ़ी थी, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन रिलेटेड पार्टी जो है इसके बारे में भी हम ऐड कर दिया गया है कि इनके साथ ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। रिक्वायरमेंट टू रेफर एंड जस्टिफाई इन डायरेक्टर रिपोर्ट, तो भैया अगर कंपनी लोन ले रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो जाहिर बात है ये डायरेक्टर कर रहे होते हैं, तो डायरेक्टर को जस्टिफिकेशन देनी होगी अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर कि भाई उन्होंने ये क्या फुल तरीके से किया है या नहीं किया वगैरह वगैरह। तो ये एक छोटा सा टॉपिक ऐड हुआ है। इस तरह अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डायरेक्टर का या एम्प्लॉय का, उसके ऊपर भी स्टेटस वगैरह बताना है। तो ये चैप्टर 10 के अंदर टॉपिक ऐड हुए। इनमें से कोई भी टॉपिक जो है वो बेटा 4-5 या 6 लाइनों से ज्यादा का नहीं है। इसमें से अगर मैं बात करूं तो एक अदर टॉपिक बनता है जो आधे पेज का हो जाएगा, नहीं तो 6-7-8 लाइनें, 5-6-7 लाइनें, 2-2 लाइनों की भी शुरू वाले चैप्टर में हमने डेफिनेशन देखी है। चैप्टर 11 की बात की जाए तो ये दूसरे ऑफिसर के ऊपर है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की डेफिनेशन अब शामिल हो गई है। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये टॉपिक ऐड हुआ है तकरीबन 2-3 पेजेस का। पहले हमारा क्या था, सिंपल एनुअल स्टेटमेंट देखते थे, उसके ऑडिट के बारे में भी हम जस्ट इतना ही पढ़ते थे कि ऑडिट होना चाहिए, और फिर हम उसकी फाइलिंग की रिक्वायरमेंट वगैरह, और फिर क्वार्टरली और जो क्या कहते हैं क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती थी उसके बारे में हम पढ़ा करते थे। अब क्या है कि ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये एक मेजर टॉपिक है। ये एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला भी टॉपिक है, खासतौर पे जब आप FR2 पढ़ेंगे तो वहां पे आप कंसोलिडेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनीज होती हैं तो फिर हम कैसे उसके अंदर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स कैसे बनते हैं, 2 कंपनी 3 कंपनीज की इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्रुप के अंदर कैसे बनती हैं। तो बहरहाल वो अकाउंटिंग का है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा बहुत उसमें लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो बताई है कि किस किस को रिक्वायर है और वो कैसे बनने हैं। तो ये एक छोटा सा मेजर टॉपिक है। इस तरह एनुअल रिटर्न, अब ये एक टोटल प्रैक्टिकल टॉपिक है।
एनुअल रिटर्न बच्चे ये वो चीज है, हम इसको प्रैक्टिकली ही करेंगे और होपफुली, हाँ जी प्रैक्टिकली करेंगे। जारी बात है, अब ये अक्टूबर के एंड पे ड्यू है, क्लाइंट्स की उन्होंने नहीं भेजी, अभी जानी है मेरे क्लाइंट्स की एनुअल रिटर्न, तो हम क्लास में प्रैक्टिकली करेंगे कि रिटर्न जाती कैसे है। बेसिकली इसको फॉर्म A29 कहा जाता है। हर कंपनी का साल के आखिर में एससीसीपी को फॉर्म A29 भेजा जाता है, जिसके अंदर ऑफिसर्स की डिटेल होती है, शेयर कैपिटल की डिटेल होती है, बाकी इस तरह ऑडिटर की डिटेल होती है। तो उसके बारे में ये टॉपिक टोटल प्रैक्टिकल है, हम इसको ऑनलाइन एससीसीपी के पोर्टल पे करके परफॉर्म करके इंशाल्लाह देखेंगे। इस तरह इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप, ये एक छोटा सा चैप्टर जो है ये भी नन्ना सा 7-8 पेजेस का ऐड हुआ है। तो ये बेटा कंपनी लॉ की सिचुएशन है। मैं अगर देखूं तो कंपनी लॉ में कदरे ज्यादा चीजें ऐड हुई हैं बनिस्बत बिजनेस लॉ के, लेकिन अगर हम टोटल ओवरऑल एडिशन को मिक्स करें तो तकरीबन बनती है 30%। 70% सिलेबस पुराना ही चल रहा है, मैक्सिमम 25 to 30% जो है नया सिलेबस ऐड हुआ है कंपनी लॉ के अंदर। तो क्वेश्चन फिर यहीं पे है कि भैया देखो 70% के से अगर आपकी 60% भी तैयारी है या तैयारी है तो पहली ही फुर्सत में इसको निकालने की कोशिश करो। ये ना करो कि एक अटेम्प्ट लूज करके जनाब इस बार सिर्फ बी ला देता हूँ, सिर्फ आगे सी ला दूंगा। देखो बेटा आपके पास सिर्फ 2 चांस है कि आप 2 ग्रुप्स के पेपर इकट्ठे दे सकते हो, और अगर आप 40+ पे फेल हुए हो तो बेटा फिर इस चीज का चांस क्यों आप वेस्ट करने जा रहे हो कि एक अच्छी खासी तैयारी आपकी हुई है, एक बार छोटा सा मजीद इसको देखो, टाइम तो आपका वैसे ही लगना है। अब अगर लगाओगे तो कितना लगेगा रिमेनिंग, ये 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन अगर फिर कभी इसको लगाओगे तो पूरे 6 महीने लगेंगे। फ्रेश बैच में बैठना पड़ेगा आपको और तैयारी भी फिर 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। लिहाजा अगर अभी आपकी तैयारी 40+ मार्क्स वाली है तो भैया दोनों उठाओ, एमला उठाओ, कंपनी लॉ उठाओ और दोनों को जो है इस बार निकालने की कोशिश करो। मैंने आपको पहले बताया, एक और रीजन मैं आपको बता दूं कि भैया जो भी सिलेबस चेंज होता है, जब भी किसी बुक का सिलेबस चेंज होता है, आईकैप की वर्डिंग है कि मैं लेवल 1 की टेस्टिंग करूंगा। तो लेवल 1 की टेस्टिंग की डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन बहरहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि 3 लेवल तक की टेस्टिंग होती है। तो लिहाजा जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, आने वाली अटेम्प्ट जो है मार्च 2022, इसके अंदर ये लेवल 1 पे टेस्ट होंगे। अगली अटेम्प्ट से फिर जनाब ये लेवल 2 का 2 में होगा, लेवल 3 का 3 में टेस्ट होगा। तो लिहाजा हमने देखा दोनों को बड़ी डिटेल में, हमने चैप्टर वाइज देखा, तो हमने एनालाइज किया कि दोनों चैप्टर बुक्स के अंदर, दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर मैक्सिमम चेंज जो है वो 20-25% जो एडिशन है। हाँ डिलीशन चीजें कुछ हुई हैं 25-30% से मेजर। कंपनी लॉ का देखा जाए 30% है और एम लॉ का देखा जाए तो 20% बनता है। तो 20% और 30% का सिलेबस के पीछे आप किसी सब्जेक्ट को ड्रॉप ना करें, आप दोनों उठाएं और दोनों को इस बार निकालने की कोशिश करें। इस अटेम्प्ट में निकल जाएंगे, काफी हद तक ये गोल्डन अटेम्प्ट बनने वाली है। आगे जो है फिर पुत्र 6 महीने ही आपको देने पड़े, अभी आपको 4 महीने देने पड़ेंगे, सब्जेक्ट तो है ना। तो ये अब आपकी आगे असेसमेंट है। हाँ कंपनी लॉ के लेक्चर आपको तकरीबन लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो टॉपिक इसके अंदर ऐड हुए हैं, चैप्टर्स ऐड हुए हैं, ये आपको सारे लेने पड़ेंगे। इसका सेपरेट जो है वो मुश्किल ही कहीं से बैच आपको मिले या इसके लेक्चर मिले। कंपनी लॉ के तकरीबन आपको सब लेने पड़ेंगे और कोशिश भी यही करेंगे इसके ले लें, वो ज्यादा बेहतर चीज है। हाँ एम लॉ के पोर्शन के अंदर मैं भी आपको एज दे सकता हूँ कि हमने वेडनेसडे को शुरू इंशाल्लाह जो है वो अदर बिजनेस लॉ से करना है, हमने करना ही मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह और उन्हीं से ही शुरू करना है। तो वो उस पोर्शन के भी कोई लेना चाहता है लेक्चर ले सकता है, पूरे बिजनेस लॉ के भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ये आपने खुद क्लास में बैठ के डिसाइड कर लेना है अपनी असेसमेंट के ऊपर। जब हम पढ़ेंगे ना तो जाहिर सी बात है मैं पीछे से भी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि चैप्टर 1 में ये चीज थी, चैप्टर 2 में थी, तो रिलेटेड चीज है ना सारी, तो आप खुद असेस कर लेंगे कि भैया हमारी तैयारी किस लेवल के ऊपर चल रही है। तो थ्योरी के पेपर है बेटा कंपनी लॉ, सीधी सी बात है, जब पुरानी स्कीम हुआ करती थी ना तो मॉड सी में होता था, और यकीन करें कि BCBS होता था एक चैप्टर, जिसको BC और BM अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। ये तो कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं, वो जिन होता था। और कंपनी लॉ ये दो ऐसे होते थे ना कि यार छोड़ दो, 5-5 अटेम्प्टों वाले भी बच्चे हमारे अपने कोलीग उसमें रहे हैं। मेरे नसीब अच्छे थे कि जब तक मेरी बारी आई तो वो पॉलिसी चेंज हो गई थी, मैंने 50 मार्क्स का देके कंपनी लॉ से जान छुड़ा ली थी बड़ी हद तक, नहीं तो ये बड़ा रगड़ता है। और एक बात और भी ध्यान में रखें कि भाई आने वाली अटेम्प्ट में इसके अंदर और नहीं तो 30-40% एडिशन होना है सिलेबस, क्योंकि ये जो एडिशन इसके अंदर अभी की गई है जल्दबाजी में, ये 100 मार्क्स को जस्टिफाई नहीं करती। तो ये मेरी एक छोटी सी इसके ऊपर असेसमेंट थी। तो लिहाजा हमने तीनों देखे। अब इसके अंदर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप टाइप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं।
चलो माशाल्लाह, लगता है सारा कुछ तकरीबन क्लियर है। तो हाँ जी उमर पुत्र, रेज्ड हैंड, मेरा भी हाथ खड़ा है पुत्र। कैसे हो भाई? टाइप कर लें, अगर आपके पास माइक नहीं है तो मैं वेट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, या आपका क्वेश्चन देख के फिर ही हम रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करेंगे, ताकि बाकियों को भी आंसर मिल जाए। ओके, तो ठीक है जी, स्कूल माहौल चल रहा है। आज की हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। रिकॉर्डिंग जो है ये इंशाल्लाह मैं विद इन 1 to 2 आवर यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल होगी, जो नहीं ले सके क्लास। तो डिटेल से आपने सुनना है, आपको इसके अंदर किस किस चीज का आंसर मिलना है, चेंजेस क्या हुई हैं, नए लेक्चर लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या दोनों लॉ उठाने चाहिए नहीं उठाने चाहिए, इन 3 चीजों के ऊपर हमने बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कशन किया। ठीक है बेटा? तो वेडनेसडे को हमारा इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे रेगुलर पोस्ट बैचेस की, और हम स्टार्ट ही अदर बिजनेस लॉ से करेंगे, ताकि नया टॉपिक जो है उसको जल्दी खत्म करके उसकी फिर हम बार बार प्रैक्टिस कर सकें। एक एक्सटेंसिव पोर्शन है उसमें से, और नहीं तो 3 चैप्टर है 20 पेजेस के, 30 नंबर के उसमें से पेपर आना है, तो भैया उसको तो रट्टा मार ही लेना यार, इस बार तो निकाल ही लेना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं वेडनेसडे को लाइव क्लास में। हमारी जूम के ऊपर होगी क्लास, टाइम हमारी 10 to ऑनवर्ड होगी, 11 से 12 होगी हमारी इंशाल्लाह। 12 से 1 फिर हमारा टैक्स होता है, और 1 से 2 फिर हमारी कंपनी लॉ होगी। तो अल्लाह ताला आप सबको अपनी जुबान में रखे बेटा। अल्लाह हाफिज।